मेरी शादी को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। शायद यही वजह थी कि मुझ में इतना ज्यादा धीरज अभी भी बाकी था। मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। मुझे अक्सर अपने कमरे से बाहर निकलने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि हर रोज मेरे ससुर जी धोती पहनकर बाहर आंगन में जाकर लेट जाया करते थे। मैं जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती और उन्हें आंगन में पाती तो वापस अपने कमरे में लौट जाती थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था। मैं शहर में रहती थी, किसी गांव में नहीं। मेरे मायके में भी मैंने अपने भाइयों और पापा को भी कभी इस तरह से धोती में खुले में बैठे हुए नहीं देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। उनको ये भी नहीं होता था कि कम से कम नीचे वे अपने पैरों पर चादर डाल लेते। धोती पहनी और बाहर खुले में जाकर लेट गए। यहाँ तक कि उनकी बीवी और उनका बेटा तक उन्हें मना नहीं करते थे। मुझे बहुत अजीब लगता था। ये भी समझ नहीं आता था कि आखिर ये बात किससे कहूं। शादी को कुछ समय ही गुजरा था। पता नहीं मेरी इस बात का कौन किस तरीके से लेता। बहुत बार मैंने ये भी सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ, लेकिन उनसे भी बात करने में बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर सोचा कि ननद को बता दूं, लेकिन उनके पापा के बारे में उनको कैसे बोलती। मैं चुप हो गई। डर था कि कहीं मेरे पति को या मेरी ननद को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए। इसी झिझक में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे समझ ही नहीं आता था कि हर रोज वो इस तरह से धोती पहनकर बाहर आंगन में क्यों लेट जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी मन किया कि जाकर सीधा ससुर जी से ही बात कर लूं कि उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि घर में उनकी बेटी है, उनकी जवान बहू है, और वो इस तरह से धोती पहनकर क्यों लेट जाते हैं। अंदर लेट जाया करें। लेकिन अपने ससुर से इस तरह की बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और फिर इसी झिझक में मैं अपने कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी। कई बार तो उनको देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि मन करता था कि अभी ही जाकर सब कुछ बोल दूं, लेकिन फिर अपनी सास और ससुर के डर से मैं चुप हो जाया करती थी। आप तो जानते ही हैं, एक नई लड़की के लिए ससुराल में कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर कोई उसको समझाने के लिए तैयार रहता है। जिस समय शादी हुई और मैं इस घर में आई थी, मैंने उसी दिन से ये देखा था कि घर में सभी लोग मेरे ससुर जी की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द कहा नहीं कि सब लोग दौड़े दौड़े उनके पास आते थे। और अगर ऐसे में मैं भी कुछ बोलती तो आप तो जानते ही हैं कि मेरा क्या होना था। सब मुझे कहने लगते कि आए हुए दिन नहीं हुए कि अपने ससुर की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। ससुर जी को तो कौन क्या ही बोलता। सबकी नजरों में मैं ही गलत हो जाती, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। माँ ने मुझे पहले ही समझाया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ससुराल में तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। माँ की उस सीख का मैं पालन कर रही थी, और जितनी भी परेशानियां दिक्कतें आती थी मैं उसे अपने तक ही रखती थी। कुछ दिन तो मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा जब मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब आए दिन मैं ऐसा ही करने लगी तो मेरी सास अब मुझ पर गुस्सा होने लगी थी। अब मैं उन्हें क्या ही कहती कि मैं ससुर जी की वजह से कमरे से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो आंगन में धोती पहन के खुले में लेटे रहते हैं। अब मेरी सास मुझे अक्सर सुनाती थी, मैं जब भी अपने कमरे से देरी से निकलती थी। अब मैं उनको क्या बोलती कि उनके पति की वजह से मैं ऐसा करती हूँ। उनकी बातों को चुपचाप सुन लिया करती थी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो और मेरे पति या घर का कोई भी सदस्य मुझसे नाराज हो। इसलिए चुप रहती थी और उनकी बातों को बर्दाश्त कर लेती थी। एक तरह से देखा जाए तो उनका डांटना भी तो सही ही था। जो काम दिन के होते थे वो काम मैं शाम तक भी पूरा नहीं कर पाती थी। इसी वजह से वो मुझसे नाराज होने लगी थी। शायद ये बात वो समझ नहीं पा रही थी कि ससुर जी की वजह से मैं अपने कमरे से नहीं निकल पाती हूँ। लेकिन अब तो मेरी शादी को 2 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका था और हर रोज यही होता था। सास ताने मारती थी, वो अलग, और ससुर को इस तरह से देखकर मुझे शर्म आती थी, वो अलग। अब मैं बेहद परेशान हो चुकी थी और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सास की रोज रोज के तानों से अब मैं परेशान हो गई थी और मेरे कान भी पक चुके थे। मेरे ससुर तो बिल्कुल बेशर्म ही थे। उनका तो हर रोज का था कि धोती पहनो और बाहर जाकर आंगन में लेट जाओ। बिल्कुल शर्म नहीं आती थी उनको कि उनके घर में जवान बहू है, कम से कम उसी का ख्याल कर लेते। शुरू के दिन तो पति के साथ बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन ससुर जी की ऐसी हरकत मेरे जी का जंजाल बन चुकी थी। आप जानते हैं, कई बार तो मैं अपने पति के पास गई भी थी उनसे बात करने, लेकिन फिर यही लगा कि मेरी कौन सी लव मैरिज है, मेरी तो अरेंज मैरिज है। पता नहीं मेरे पति मेरी झिझक को और मेरी शर्म को समझ भी पाएंगे या नहीं। कहीं वो मुझसे ये ना बोले कि मैं होती कौन हूं उनके पापा के बारे में कुछ भी बोलने वाली। मुझे क्या करना है? बात दरअसल ये है कि मैं अपने घर में भी कभी किसी को इस तरह से नहीं देखा। किचन का रास्ता आंगन से होते हुए गुजरता था
और ससुर के इस तरह से लेटे रहने से मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं नजर उठाकर उनके सामने से गुजर जाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वालों का इस बारे में कुछ भी पता चले या मेरे मायके वालों का सिर इन सबके सामने झुके, इसलिए हर किसी के तानों को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। मेरे पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। शादी के इतने महीनों में मैं ये तो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उनके लिए सबसे पहले उनका परिवार आता है, उसके बाद सब कुछ। अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और शायद यही वजह थी कि मैं अपने पति के साथ भी आज तक कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी। मुझे उनसे भी डर ही लगता। आज ऐसा ही दिन था जब मैं सुबह अपनी सास के पास गई। मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी सास मेरे पास आई और मुझे उन्होंने अच्छे खासे ताने सुना दिए। उन्होंने मेरी मम्मी पापा के लिए भी भला बुरा कहा। ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने पति से ही बात करूंगी, क्योंकि मेरी सास का गुस्सा तो दिन ब दिन मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने मुझसे बात तक करनी बंद कर दी थी और अब तो मेरा भी धैर्य जवाब देने लगा था। अब मुझे भी बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। शुरू शुरू में तो मैं अपनी सास की बातें मैं सुन लिया करती थी, लेकिन अब मैं भी उन्हें कभी कभी जवाब दे देती थी और इन सब की वजह मेरे ससुर जी थे। पता नहीं क्यों मैं हिम्मत करके किसी को बोल नहीं पाई कि मुझे उनसे शर्म आती है। अगर मेरे ससुर जी वहां से हट जाते तो फिर बात ही क्या थी। उनका इस तरह से लेटना मुझे बेहद शर्मिंदा करता था। आज जब मैं किचन में गई थी तो मेरी सास मुझ पर बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। उनका तो बस नहीं चला, नहीं तो वो मुझ पर आज हाथ भी उठा देती। उनकी जुबान किसी मार से कम नहीं लग रही थी मुझे। मैंने आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था, लेकिन हर बात को बर्दाश्त करने की एक हद, एक सीमा होती है। आज मेरी सास ने मेरी माँ को गाली दी थी। साथ साथ वो कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा, तुम बेहद बदतमीज हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई, ये नहीं बताया कि किस समय उठना चाहिए और कैसे घर के काम करने चाहिए। वो बिना रुके गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, या ऐसा कहूं कि जो मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज तो मेरा भी गुस्सा फट गया और मैं भी उन पर बरस पड़ी। आज मैंने उनको कह दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे तो मैं समय से पहले ही उठ जाती हूँ और आपको भी समय से पहले ही किचन में नजर आ जाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो ससुर जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे बेहद हैरानी भरी नजरों से देखा कि मैंने ससुर जी का नाम क्यों लिया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे पति के बारे में कैसे बोल रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या बोलना चाहती हो तुम। मैंने कहा कि माँ जी, पापा जी हर रोज सुबह आंगन में जाकर धोती पहनकर बैठ जाते हैं। आप जानती हैं कि मुझे कितनी ज्यादा शर्म महसूस होती है बाहर अंदर करने में, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आती। मेरी बातों को सुनकर वो कहने लगी कि इसमें शर्म की क्या बात है, वो धोती में होते हैं, बिना कपड़ों के तो नहीं होते, फिर तुम्हें क्यों शर्म आती है। मैंने उन्हें कहा कि माँ जी, हो सकता है कि आपके लिए ये बहुत नॉर्मल बात हो क्योंकि वो आपके पति हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है उनसे। मेरे घर में भी कभी कोई इस तरीके से खुले में नहीं लेट जाता जैसे यहाँ ससुर जी करते हैं। मेरे मायके में सब लोग ढंग से कपड़े पहनते हैं और ससुर जी तो यहाँ धोती पहनकर खुले आंगन में जाकर लेट जाते हैं। मेरी सास मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। कहने लगी कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। आगे मुझसे कहने लगी कि तुम्हें अमन ने कुछ भी नहीं बताया क्या तुम्हारे ससुर के बारे में। मैंने उनकी तरफ बेहद हैरानी भरी नजरों से देखा और उनसे पूछा कि किस बारे में। उसके बाद उन्होंने अपना सर हिलाया और कहने लगे कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे साफ साफ बताइए, मुझे अमन ने तो कुछ भी नहीं बताया है। मेरी सास कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें इसके पीछे की वजह पता चले तो कल सुबह तुम खुद ही उठकर देख लेना वो ऐसे क्यों करते हैं। कल मैं उनकी धोती को सुबह छुपा दूंगी और उसके बाद तुम ये सच्चाई जान लेना। ये बोलकर वो चुपचाप किचन से बाहर चली गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वो क्या बोल गई मुझसे। वो जानती नहीं कि उन्होंने क्या कहा है मुझे। मैं तो उनकी पीठ को हैरानी भरी निगाहों से देखती ही रह गई थी कि वो कैसी बातें कर रही थी अपने पति के बारे में। इस बात में भला क्या राज हो सकता है। अब जो भी था, मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई मैं फौरन अपने कमरे से निकली और जैसे कि मेरी सास ने कहा था उन्होंने धोती छुपा दी थी। अब जैसे ही अपने ससुर जी की तरफ अपनी निगाहें बहुत हिम्मत करके उठाई, मेरे तो मानो होश ही उड़ गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी आसमान फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरे ससुर तो बिना धोती के ही। ये बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी।
मैं अपने घर वालों के साथ बहुत खुश थी। हर जगह ऐसा ही होता है ना कि जैसे ही लड़की की पढ़ाई पूरी होने वाली होती है उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। मेरी पढ़ाई भी पूरी होने को अभी महीने भर का ही समय बचा था कि मेरे लिए रिश्तों की जैसे लाइन लग गई। मुझे बहुत हैरानी होती थी ये सब देखकर कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैंने इस बारे में कुछ भी सोचा था। लेकिन इतने सारे रिश्ते आने लगे थे कि मेरे माँ पापा भी रिश्ते के बारे में सोचने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। मेरे मम्मी पापा पुराने ख्यालात के थे। उनका ये मानना था कि हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन अगर आपने उस समय उनमें से कोई अच्छा रिश्ता नहीं चुना तो उसके बाद आपके लिए रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। इसी वजह से मेरी माँ बहुत ज्यादा डरती थी। अब वो चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं मेरी बात पक्की कर दे। यही सोचते हुए अब जब भी कोई नया रिश्ता आता तो मेरे मम्मी पापा रिश्ते की छानबीन करने लग जाते थे। मैंने उन्हें अक्सर बहुत उलझन में देखा था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरी मम्मी पापा मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। कुछ ही समय बाद मेरे पति का रिश्ता मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते की छानबीन बहुत अच्छे से की और दूसरी मुलाकात में ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मैंने तो अपनी माँ से बहुत ज्यादा झगड़ा किया था। बहुत नाराज हुई थी मैं उन पर, क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। मैं अभी और ज्यादा पढ़ाई करना चाहती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं शादी को अभी बिल्कुल भी झेल पाऊंगी। लेकिन घर में किसी ने भी मेरी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी और मेरी शादी मेरे पति से करवा दी गई। इस शादी से मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। हमेशा बहुत गुमसुम सी बैठी रहती थी। अपनी शादी की तैयारी भी मैंने बहुत ही बुझे हुए दिल से की थी। हर माँ की तरह मेरी माँ ने भी विदाई के समय मुझे बहुत सारी सीख दी थी जो मैंने बेहद ध्यान से सुनी थी और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में अपनाने की कोशिश भी की थी। माँ मुझे यही समझा रही थी कि बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, नए घर में जा रही है। हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसमें इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं। तुम तो खुशनसीब हो कि कम से कम तुम्हारी विदाई तुम्हारे माँ बाप की आंखों के सामने हो रही है। नहीं तो कई लड़कियों के तो माँ बाप भी उनकी शादी तक नहीं रहते। और बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। जब मन करे तुम यहाँ पर आ सकती हो। क्यों तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही हो? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। माँ की ऐसी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी और कुछ ही देर में मेरी विदाई हो गई और मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में मेरा स्वागत बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ था। काफी सारी रस्में हुई और उसके बाद मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। कुछ समय बाद मेरे पति भी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे बेहद अच्छे से और प्यार से बात की। मेरे पति अच्छे थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे घर के लोगों के बारे में समझाना शुरू किया कि घर में किसका नेचर कैसा है। उन्होंने उसी रात मुझे बताया था कि उनके लिए उनका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम घर में कभी किसी को कोई शिकायत का मौका ना दो। इसी वजह से शादी के बाद मैं पहले दिन से ही बहुत होशियार रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद मुझसे कोई भी गलती हो या मैं किसी को भी कुछ भी बोलने का मौका दूं। और कुछ ही दिनों में मैंने सबका दिल भी जीत लिया था। मेरी सास और मेरे देवर सब बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से बातें करते थे मुझसे। मेरी ननद तो मुझे भाभी भाभी कहते हुए नहीं थकती थी। ससुराल पहुंचते ही घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन वक्त एक जैसा तो नहीं रहता। उसी तरह से ससुराल में भी एक वक्त ऐसा आया जब मेरे ससुर अक्सर धोती पहनकर बाहर आंगन में बैठ जाया करते थे, जो मुझे बहुत अजीब लगता था। शर्म आती थी मुझे वहां से गुजरने में। किचन में जाने का रास्ता उसी आंगन से होकर गुजरता था और उसी शर्म में मैं किचन में भी नहीं जाया करती थी। मेरे घर में भी कोई इस तरह से नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर खुला बदन में रहना, धोती पहनकर बाहर लेटना, ये सब मुझे बेहद असहज कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किससे बात करूं। बस यही एक वजह थी जिससे मैंने अपने कमरे से बाहर निकलना कम कर दिया और मेरी जिंदगी की परेशानियां धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। क्योंकि मेरी सास को ऐसा लगने लगा था कि मैं घर के कामों से बचती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मेरी अरेंज मैरिज थी। आप तो जानते ही हैं, अरेंज मैरिज में 100 चीजों को सोचना पड़ता है। अगर लव मैरिज होती तो अपने पति से पहले दिन ही इस बारे में जरूर बात कर लेती। पूरा पूरा दिन गुजर जाता था और मैं अपने कमरे में रहती थी। मुझे समझ आ रहा था कि समय के साथ साथ चीजें खराब हो रही हैं, पर मेरी भी मजबूरी थी। मैं कैसे अपने ससुर को इस हालत में देखकर बाहर चली जाती। मेरी सास का रवैया दिनों दिन मेरे लिए खराब होता जा रहा था। उनको भी मुझ पर बहुत गुस्सा आता था और मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका गुस्सा गलत था। उनकी भी उम्र हो चुकी थी। सारा काम उनको खुद करना पड़ता था। उन्हें तो इस समय आराम करना चाहिए, लेकिन मेरी वजह से वो किचन में लगी रहती थी और ना चाहते हुए भी
मैं कमरे में रहती थी। जब मेरी सास से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने भी मुझ पर गुस्सा करना और उल्टी पुल्टी बातें बोलना शुरू कर दिया। मेरी मजबूरी थी, मैं चुपचाप सुन लिया करती थी। लेकिन सुन सुनकर एक दिन ऐसा भी आया जब मैं बहुत थक गई थी और मैंने उन्हें गुस्से में जवाब दे दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पति किस तरीके से बाहर आंगन में धोती पहनकर खुले बदन बैठ जाते हैं। मुझे बहुत असहज महसूस होता है। उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी जवान बहू है, बहुत शर्म आती है मुझे वहां से गुजरने में। यही वजह है कि मैं अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मेरा ऐसा कहना था कि मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। मेरी सास ने भी मुझे सुना दिया और कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश बिल्कुल अच्छे से नहीं की, तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है, बहुत बदतमीज हो तुम। इस बात पर मुझे और गुस्सा आया। इतने महीने से मैं उनके साथ रह रही हूँ, मैंने शादी की शुरू से अब तक इतना अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ किया। आज एक बार पलटकर जवाब दे दिया तो ये मेरे सारे किए को भूल गई और मुझे ताने मारने लगी। मैंने सास को कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है घर का काम करने में, लेकिन आप अपने पति को कृपया करके कहिए कि वो ऐसे खुले बदन धोती पहनकर आंगन में ना लेटा करें। वो मुझे देखते ही रह गई। मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे बेटे ने कुछ नहीं बताया। मैंने उनका चेहरा बेहद हैरानी से देखा। मैंने कहा कि किस बारे में। वो कहने लगी कि कल मैं अपने पति की धोती छुपा दूंगी और तुम खुद ही देख लेना कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो पागल नहीं है जो ऐसे नंगे बदन बाहर बैठते हैं। मेरी बेटे को तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, क्यों नहीं बताया उसने, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब कल तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। पूरी रात जैसे तैसे करके मैंने गुजारी। जब सुबह हुई तो मुझे जानना था कि आखिर राज क्या है। अपनी सास को तो मैंने जवाब दे दिया था, पर साथ ही साथ मुझे अब डर भी लग रहा था कि अगर उन्होंने मेरे पति को बता दिया कि मैंने उन्हें जवाब दिया है तो पता नहीं मेरे पति मेरा क्या करेंगे। आज की रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं उठ गई। जब मेरे पति काम पर चले गए तो मैंने बाहर आंगन की तरफ देखा। आंगन में मेरे ससुर जी पहले से ही लेटे हुए थे। आज उन्होंने धोती नहीं पहनी थी, उनके ऊपर एक चादर डली हुई थी जिसमें से उनका पैर बाहर निकला हुआ था। मुझे उनकी तरफ देखने में शर्म आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, लेकिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी आंखों से देख लो। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने ससुर के पैरों की तरफ देखा तो मुझे नजर आया कि वहां कुछ हुआ है। जब मैं उनके करीब गई तो मैंने देखा उनके पैरों में इन्फेक्शन हुआ है और फंगस लगा हुआ है उनके पैरों में। उनके पैरों का इतना बुरा हाल देखकर मैं घबरा गई थी। उतने में मेरी सास आई और वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी से पहले इनका पैर जल गया था और उसके बाद उनके पैरों में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर ने इनको दवाई लगाकर बाहर लेटने के लिए कहा है, इसलिए ये धोती पहनकर बाहर लेटते हैं। तुम क्या समझ रही थी कि ये पागल हैं? तुम जानते हो कि कितनी तकलीफ होती है इनको। बिल्कुल असहनीय दर्द है ये जो ये बर्दाश्त करते हैं। तुम उनकी बेटी जैसी हो, वो किसी से क्या ही कहेंगे। वो तो पूरी पूरी रात खुद दर्द से सो नहीं पाते। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे पति ने इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया था। मैंने बेहद दबी हुई आवाज में अपनी सास से कहा कि माँ मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि पापा जी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं उनके बारे में बहुत गलत सोच रही थी। मैं अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा थी। वो तो बेचारे अपनी तकलीफ की वजह से बाहर लेटे रहते थे और मैं सोचती थी कि उनको शर्म नहीं आ रही कि बहू के सामने खुला बदन धोती डालकर लेटे रहते हैं। मेरी सास कहने लगी कि बहू तुम्हें भी बिल्कुल घबराने की या असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है, उनकी मजबूरी है। तुम उनकी बेटी जैसी ही हो। जैसे वो हमारी बेटी को प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो तुम्हें भी करते हैं। तुम चुपचाप बाहर आओ, अपने घर के काम करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हें कौन कहता है कि तुम बाहर पूरे घर में घूमो। मैं उनकी बात चुपचाप खामोशी से सुन रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने जो सोचा और जो किया बहुत गलत किया था। आज पूरे दिन घर का काम करते हुए मैं यही सब सोच रही थी। मैंने सोचा कि आज इस बारे में मैं अपने पति से भी बात करूंगी। वो क्यों पापा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं दिखा रहे हैं, क्यों हकीम से उनका इलाज करा रहे हैं। शाम को जब पति आए तो मैंने उन्हें खाना दिया और किचन के सारे काम करने के बाद अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और पूछा। मैंने उन्हें आगे कहा कि आप पापा का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास कराओ। हकीम के इलाज से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? आप देखते हैं कि वो कितनी तकलीफ में है। वो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि पापा के पैरों में परेशानी है। मैंने अपनी नजरें झुकाई और उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पति मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी है, मुझे माफ करिएगा, पर मैंने कहीं भी इस तरीके से नहीं देखा तो मुझे उन्हें इस तरीके से बाहर लेटे हुए देखकर घबराहट होने लग जाती थी। मैं डर जाती थी।
पर माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने माँ को भी उल्टा जवाब दिया था। आगे से कभी नहीं होगा। माँ ने मेरी गलतफहमी को दूर किया है और मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे पति कहने लगे कि गलती तो मेरी भी है, मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि पापा का इस तरह से लेटना तुम्हें बहुत असहज करता होगा, पर मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने उनके बारे में इतना सब कुछ सोचा। मैं कल ही एक अच्छे से डॉक्टर से बात करके उन्हें दोबारा दिखाकर लाता हूँ। तुम ठीक ही कह रही हो कि हकीम के इलाज से तो उन्हें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे पति ने मुझे बताया कि पापा तो वैसे भी बाहर आंगन में नहीं लेटना चाहते थे। वो यही कहते थे कि नई बहू है, क्या सोचेगी अगर मैं इस तरह से बिना कपड़े के बाहर लेट जाऊंगा धोती डालकर। मुझे खुद को भी बहुत शर्म आएगी, लेकिन माँ ने ही उनसे जिद की थी, क्योंकि आंगन में लेटने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और वही उनके लिए जरूरी भी था। मैं तो मन ही मन भगवान का शुक्रिया भी कर रही थी कि अच्छा हुआ मैंने अपने ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं मैं गुस्से में उन्हें क्या कुछ कह जाती और ना जाने मेरी बातें उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचाती। मैंने अपनी सास से भी कहा कि वे ससुर जी को इस बारे में कुछ भी ना बताएं, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी सास बहुत समझदार और बहुत प्यारी थी। उन्होंने भी अपने पति को इस बात की कोई भनक नहीं लगने दी। अब मैं अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा किया करती थी और पूरे मन से सेवा करती थी। मेरे पति ने मेरे ससुर जी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया था। उनका अच्छी जगह इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब उनका इलाज चलते हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था और उनका काफी हद तक आराम आया था। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बेहतर यही होता है कि आप एक बार किसी से बात कर लें या उस बारे में जान लें कि आखिर कोई इंसान इस तरह से क्यों कर रहा है, क्यों उसका व्यवहार ऐसा हो गया है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।